बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद अरशद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ रुबाब नकवी, आपको खुशामदीद कहते हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब, जो कि ग्लोबैक्स मैस मीडिया के चेयरमैन हैं, हाईटेक के भी चेयरमैन हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपने बहुत अच्छा कलर पहना हुआ है, मेहरबानी, प्यारे लग रहे हैं जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, कलर की बात हम कर रहे हैं, जैसे हमारे पाकिस्तान का कलर है ये ग्रीन, तो बात करते हैं हम अपने पाकिस्तान के हवाले से। डॉक्टर साहब, आज़ादी हमने बड़ी मुश्किल से हासिल की, बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ हमने दी। आपके ख्याल में जिन मकासद के लिए हमने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं और हमने इतनी मेहनत की, हमारे बड़ों ने की, आपको लगता है हम वो मकसद हासिल कर चुके हैं? बात यह है कि आपके सवाल का जवाब जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा वजाहत तलब है, लेकिन मैं मुमकिन इख्तिसार के साथ टू दी पॉइंट जो पॉइंट है ना वो बताना ज़रूर चाहूँगा। ठीक है। बात यह है कि जब आप आज़ादी के मकासद का जिक्र करते हैं ना तो उसमें सबसे बड़ा मकसद तो ये भी होता है कि जिस माहौल से हमने आज़ादी हासिल की वो क्या थी। कि पहले यहाँ मुसलमानों का 700-800 साल दौर था मुग़लों के और मुख्तलिफ मुसलमान हुकूमतों की यहाँ पे हुकूमत रही। उसके बाद अंग्रेज़ आ गए और अंग्रेज़ों के बाद क्योंकि ये एक हकीकत थी कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद यहाँ लॉजिकल लग रहा था कि जैसे हिंदू डोमिनेट कर जाएंगे, तो वो एक इंतकामी जो था ना, एक उनमें जज्बा ज़रूर था क्योंकि उनसे हुकूमत जो मुसलमानों ने छीनी थी। और दोबारा जब ये खित्ता जो है अगर ये अदम इस्तेहकाम का शिकार होता है तो यूनाइटेड इंडिया में मुसलमानों की जो मुतवक्को थे ना मुस्तकबिल वो बहुत ख़राब था। हिंदुओं के जो मुमकिना जो थे ना एक इस्तबदाद वाला और जुल्म वाला जो मुतवक्को दौर था उससे तो हम निकल आए। वो ये तो हकीकत है कि अगर यूनाइटेड इंडिया डिवाइड ना होता तो हमारी भी हालत जो यहाँ जो मुसलमान रह रहे हैं इनके लिए जो अब कश्मीर वाले मुसलमानों की हालत है और जो इंडिया के अंदर मुसलमानों की हालत है उससे शायद और भी ख़राब ही होती। तो हम यहाँ के रहने वाले मुसलमानों को उस हद तक तो मकसद हमारा कामयाब हुआ है। जब से हमने आज़ादी हासिल की है, ये जो ओवर 70 ईयर का जो स्पैन हमने गुजारा है, इसके ऊपर अगर आप इस एंगल से बात करें कि क्या बाकी दुनिया के वो ममालिक जो इन्होंने इसी अरसे के दौरान उन्होंने जब आज़ादी हासिल की, जिसमें एक तो मैं अक्सर जिक्र किया करता हूँ इसराइल का भी है, वो पाकिस्तान से 1 साल बाद आज़ाद हुआ, और भी ममालिक हैं, सिंगापुर है वो पाकिस्तान से काफ़ी अर्सा बाद आज़ाद हुआ, और कई सारी कौमें हैं दुनिया के नक्शे पर जो पाकिस्तान से काफ़ी अर्सा के बाद आज़ाद हुई हैं, लेकिन उनकी जो तरक्की है हर लिहाज से साइंसी, सनती, मुआशरती, मुआशी, वो उसके हम कहीं उनकी ना गर्द को भी नहीं पहुंच पा रहे। हम उस लिहाज से अगर देखेंगे तो हम एक ना जिग जैग का हम ना एक रास्ता चल रहे हैं। हम थोड़े से चंद कदम बेहतरी की तरफ जाते हैं, उससे 5 कदम आगे जाते हैं, 7 कदम पीछे आए थे, 5 कदम आगे स्टेबिलिटी नहीं है, कोई नज़र आ रही है, कंसिस्टेंसी नहीं है हमारे ना, कंसिस्टेंसी नहीं है। और इसमें बहुत सारी अवामल हैं, मतलब जो बड़े नुमाया है ना, उसमें ये कि एक तो अदम बर्दाश्त हमारा है कि हम अपने मुखालफ की मौजूदगी हम बर्दाश्त नहीं करते। ठीक है। देखिए, जब फ़ौज हमारे इक़्तिदार में आती है तो सियासतदान सारे डिक्टेटरशिप का राग लापना शुरू कर देते हैं कि जैसे जमहूरियत ही तुम्हारे दुखों का मदावा है। लेकिन आज़ादी के बाद से आज तक के दौर को अगर हम 2 हिस्से में डिवाइड करें ना, एक हिस्सा वो जो फ़ौज के जो है ना ज़ेरे इंतज़ाम रहा है पाकिस्तान में, और एक हिस्सा वो जो सियासतदानों के ज़ेरे इंतज़ाम रहा है। तो ये बड़ी एक क्लियर कट एक, लेकिन वो कह है ना वो शेर के भी, बात तो ये सच है मगर बात है रुसवाई की। सियासतदानों ने जो एक दूसरे को, मैं समझूंगा कि लफ्ज़ बड़ा बुरा लगता है लेकिन हकीकत यही है कि सियासतदानों ने एक दूसरे को ज़लील और रुसवा करने में किसी लेवल की कोई कसर, कोई कमी नहीं छोड़ी उन्होंने, और ना ही उन्होंने कोई इंतज़ामी, मुआशी, मुआशरती कोई डिसिप्लिन की परसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी बना के अमल दरामद करके दिखाई नहीं है। एक हमारे पुराने फाइनेंस मिनिस्टर सलमान शाह साहब, उनसे किसी ने एक दफ़ा सवाल किया था क्या वजह है कि जब पाकिस्तान में फ़ौज की हुकूमत होती है तो उस वक़्त पाकिस्तान को जो बैरूनी अदारे हैं वो इमदाद भी ज़्यादा देते हैं, सपोर्ट भी ज़्यादा करते हैं, और पाकिस्तान उसकी वजह से थोड़ा बहुत हमारी जो फाइनेंशियल जो होती है ना आउटपुट परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। लेकिन जब सियासी हुकूमत आती है तो फिर उस वक्त वो सपोर्ट अवेलेबल नहीं रहती। तो उसका जवाब मुझे बड़ा पसंद आया था।
انہوں نے یہ کہا تھا کہ صرف فرق اتنا ہوتا ہے، انہوں نے کہا جی آپ چیک کر کے دیکھ لیں جو فائنینشیل ایڈ امریکہ یا جو بھی ڈونر ملک دنیا کے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا جی آپ چیک کر کے دیکھ لیں، اس میں کوئی آپ کو خاص فرق نظر نہیں آئے گا، کوئی 2-2.5-3 بلین اگر ملتا ہے تو پاکستان کی اکانومی کے اندر اس کا کوئی اتنا نمایاں کوئی ہوتا ہے نا فعال رول نہیں ہوتا، لیکن فرق کیا ہوتا ہے صرف یہ ہوا ہے کہ جتنی دیر جب فوج کی حکومت پاکستان میں رہی ہے، آپ چیک کر کے دیکھ لیں، صرف یہ ہوتا ہے کہ اداروں کا ڈسپلن جو ہے نا، یہ ڈاکٹر سلمان شاہ کی بات تھی اور میں اس کو مطلب انڈورس کرتا ہوں، ایگری کرتا ہوں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ صرف یہ فرق ہوتا ہے کہ فوج کی حکومت کے دوران پاکستان کے تقریباً تمام اداروں کا ڈسپلن بہتر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس بیٹر ڈسپلن کی وجہ سے آپ کا جی ڈی پی بھی بہتر ہو جاتا ہے، آپ کی ٹھیک ہے، ملک کی معیشت بہتر ہو جاتی ہے، آپ کی فائنینشیل ہر قسم کے جو ہے نا آپ کی آؤٹ پٹ بہتر آنا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک یہ ہو گیا، واقعی ایک حقیقت ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ فوج کی حکومت رہے، میں یہ کہتا ہوں بعد، کیونکہ ظاہر ہے جو فوج کی حکومت ہوتی ہے اندرون ملک تو ہمارے لیے اچھی ہے یا بری ہے یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن بیرون ممالک اس کو پسند نہیں کیا آؤٹ جاتا، پٹ اس کا اچھا آتا ہے، آؤٹ پٹ اچھا آتا ہے، لیکن یہاں ذمہ داری جو سیاستدان ہیں انہوں نے، میں یہ حقیقت ہے میرا کوئی سیاسی آبجیکٹو نہیں ہے، نہ میں نے کبھی سیاست کے میں کبھی حصہ لیا، ٹریڈ پالیٹکس میں رہا ہوں لیکن اس میں ٹریڈ کے آتا رہتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ کسی بھی سیاسی پارٹی نے کسی بھی دوسری سیاسی پارٹی کو اخلاقی طور پہ ایکسیپٹ ہی نہیں کیا، یہ ملکی مفاد کے لیے کسی نے کوئی کام نہیں کسی نے کیا، کام نہیں کیا، حتیٰ کہ اپنے اب دیکھیں نا آپ موجودہ جو صورتحال جا رہی ہے، ہر پچھلے جو ہمارا وزیر اعظم ہوتا ہے، جو بھی ہمارا چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، آنے والا اس کو جو القابات دیتا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ ایسے ہی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ جب ہمارا چیف ایگزیکٹو تھا وہ ہی واز ناٹ اے پرسن، وہ پرسن نہیں تھا، وہ ہمارے ایک چیف ایگزیکٹو کی سیٹ تھی، ہم وہ اپنی اس سیٹ کی تذلیل کر رہے ہیں، اس لیے دیکھیں اب اگر یہی روایت قائم رہے گی تو پھر آج کی حکومت کے بعد جو اگلی حکومت آئے گی، اگر وہ کوئی اور پولیٹیکل سیٹ اپ بن گیا، اگر وہ موجودہ پولیٹیکل سیٹ اپ سے ڈیفرنٹ بن گیا، تو پھر یہ روایت اگر قائم رہے گی تو پھر آج کے حکمران جو ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم جو ہے نا جو اخلاقی حدود وہ پامال نہ کریں۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں نا فرض کریں اگر آپ کے میرا ایک اس میں پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، میں اس کے اوپر بڑا اسٹرانگ ہوں کہ دیکھیں جب تک کسی کے اوپر کوئی الزام لگتا ہے نا، میں کسی کریمنل کی کسی ایٹ ڈیفالٹ پرسن کی میں وکالت نہیں کر رہا، میں اس کو پروٹیکٹ نہیں کر رہا، لیکن بات یہ کہ جب تک کسی کے اوپر ہمارا جو سب سے اعلیٰ ترین ادارہ ہے انصاف کا وہ ہے سپریم کورٹ، جب تک سپریم کورٹ میں کسی پر کوئی جرم ثابت ہو کے اس کو سزا ہو جائے، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کا بھی آخری سٹیپ ہوتا ہے ریویو پٹیشن ہوتی ہے، جب تک کسی کے خلاف سپریم کورٹ کی ریویو پٹیشن میں بھی اس پرسن کے خلاف فیصلہ ہونے کے بعد اس کو سزا نہ دے دی جائے، اس کو مجرم نہیں کہنا چاہیے، اور اس کو مجرم کہہ کے اپنے ملک کا جو ہے نا امپریشن دنیا میں خراب نہیں کرنا ٹھیک ہے چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، بڑی اچھی گفتگو آپ نے کی۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں ہمیں کون سے سٹیپس ایسے لینے چاہیے کہ مستقبل میں ہمیں جیسے یہ ریگریٹس ہیں ہم ان کو ڈسکس نہ کر سکیں؟ رباب بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں اتنی کلیئر ہوتی ہیں کہ سب کو پتہ ہوتا ہے، صرف آپ کی نا انٹینشن کی ضرورت ہوتی ہے، پیورٹی آف انٹینشن ہونی چاہیے، ایک موریلٹی کے لیول کو مینٹین کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب جیسے پہلے سوال کے جواب میں بتا چکا ہوں کہ ایک دوسرے کی لیگ پولنگ، کریکٹر اسیسینیشن اس لیول تک نہ کریں، ایک وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کے بارے میں تنقید اتنی کریں جتنی آپ خود اپنے بارے میں برداشت بھی کر سکیں، اور سمجھیں کہ یہ کل کو آپ نے یہی لیول آف موریلٹی آپ نے فیس کرنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب فیوچر کو اگر ہم سامنے رکھیں نا تو اس میں دنیا میں آپ کے ارد گرد مثالیں موجود ہوتی ہیں، آپ کے ہمسایہ ممالک میں، آپ کے دوست ملکوں میں کہتا ہوں اگر دشمن ملک میں بھی اگر کوئی پالیسی جو ہے اگر وہ فروٹفل یوزفل ثابت ہو چکی ہوئی ہے، پریکٹس ہونے کے بعد اس کے نتائج بہت اچھے آ چکے، تو اس کو بھی اپنانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اب دیکھیں نا ہمارے پاس چین کی مثال ہے، چین نے کتنی ترقی کی ہے، سنگاپور کی مثال ہے، اس نے کتنی ترقی، میں تو کہوں گا دیکھیں باوجود انڈیا کے ہمارے ساتھ جو اختلافات اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر انڈیا کے جو اسٹریٹجسٹ ہیں اگر انہوں کی کوئی پالیسی وہاں پرفارم کر گئی ہے، اچھا پرفارم کر گئی، اس کو بھی لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیں وہ جو اگین آئی ول سے کہ بھی وہ لوگ سمجھتے پتہ نہیں میں پرو فوج زیادہ ہوں، لیکن میں پرو پاکستان ہوں، کہ وہ جو جنرل مشرف کا نعرہ تھا نا سب سے پہلے پاکستان، آپ نے پاکستان کا مفاد سب سے پہلے دیکھنا ہے، جو چیز پاکستان کے مفاد میں بیسٹ ہے وہ جہاں سے بھی ملتی ہے
आप उसको पिक करें, उसको अडॉप्ट करें और उसको लॉन्ग टर्म यहाँ पर एक्सरसाइज करें। और जो भी पॉलिसीज़ आप बनाएं, स्टेट बनाए, जो स्टेट के रेगुलेटर बनाएं, पॉलिटिकल गवर्नमेंट है जो इस वक्त है ये बनाएं, उसको जो है ना एक तो अच्छी स्पिरिट में लेना चाहिए, दूसरा उसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो लॉन्ग टर्म एश्योर करनी चाहिए। यहाँ मैं एक मिसाल आपको देना चाहूँगा कि जैसे मौजूदा हुकूमत ने ये कंस्ट्रक्शन पैकेज दिया था, इसमें मेरी भी प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात होती रही है। मैं 2 साल पहले FPCCI का जोनल चेयरमैन भी था, उस हैसियत में भी इमरान खान साहब से मुलाकात का मुझे शर्फ हासिल होता रहा है मुतअद्दिद बार। तो हमेशा मैंने उनसे यही रिक्वेस्ट की है और उन्होंने मेरी इस तजवीज़ को बहुत ज़्यादा, मैं समझता हूँ कि काइंड ऑफ हिम, कि उन्होंने इसको बड़े तवज्जो से सुना था और इसको जारी रखने पर अपने इरादे का इजहार भी किया था। मेरा इसमें ये राय थी और है और रहेगी कि ऐसी पॉलिसी जो है ना, ये जो कंस्ट्रक्शन पैकेज है, ऐसी पॉलिसी को 6-6 महीने के लिए नहीं देना चाहिए। ऐसी पॉलिसी को परमानेंटली मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा बनाना चाहिए। ये किसी एक SRO से काम मरहून मिनट नहीं होना चाहिए, किसी एक जो है ना ब्यूरोक्रेट का, किसी एक रेगुलेटर के जो है ना मर्जी के ताबे नहीं होना चाहिए। ये मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा होगा तो अकेली इस एक जो है ना जो पॉलिसी है ना हुकूमत की, ये अकेली एक पॉलिसी जो है ना ये मुल्क की काया पलट के रख देगी और यहाँ एक सनती और मालियाती इनकलाब आ जाएगा पॉजिटिव साइड पर। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि इसी अरसे में कुछ ऐसी कौमें थी जो हमारे मुकाबले में ज़मीन आसमान का फ़र्क बना चुकी थी, अब उनकी कुछ पॉलिसीज़ हैं जो हम नहीं अपना पा रहे। कौन से ऐसे अवामल हैं आपके ख्याल में कि उनकी वजह से हम उनकी पॉलिसीज़ को नहीं लेना चाह रहे या उनको अपना नहीं पा रहे? इसमें जो है ना रुबाब जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है ना, इसमें ये होता है कि हमारे ये मैं सियासी हुकूमतों के हवाले से ज़्यादा बात कर रहा हूँ। हर सियासी हुकूमत जो है ना वो सिर्फ वो 5 साल अपने टेन्योर को ही देखती है। हमारे इस निज़ाम में ख़राबी ये है कि हमारा जो इलेक्शन का ब्रेकअप होता है ना, वो होता ही इस तरीके के सियासी तौर पर। अभी मैं समझता हूँ कि हम अभी ना सियासी बलोगत की सतह पर पहुँचे ही नहीं है। अभी हम वो ये है कि इतने साल हो गए पाकिस्तान बने को, अभी तक हम नहीं पहुँच पाए। ये इसमें फिर अगेन वही बात है कि जब सियासी जो हमारे कायदीन हैं, जब वो इतनी ज़्यादा अदम बर्दाश्त की पॉलिसी पे रहते हैं, होता क्या है उसका असर अवाम पर भी आता है। अवाम इतनी मुंतशिर और ख्याल हो जाती है, वो किसी एक या दो जो होते हैं ना पार्टियाँ, उनके ऊपर पूरी की पूरी उनकी तवज्जो मरकूज़ नहीं होती, डिवाइडेड रहती है। इलेक्शन में हमारे होता क्या है कि कोई 15-20 जो नुमाया पार्टियाँ, वो सारी हर पार्टी ये समझते हैं कि मैंने हुकूमत बनानी है, वो पूरा जोर लगाती है। होता है कि एक डिवाइडेड मैंडेट आ जाता है। डिवाइडेड मैंडेट के साथ जो भी हुकूमत आती है वो सियासी तौर पर इतनी मजबूत होती नहीं है कि कोई फ़ैसले जो वो चाह भी नहीं होती ना कि भाई सही फ़ैसले हैं, वो सियासी मसलहत कोशी जो अपने अलाइड जो होते हैं उनको साथ कैरी करके चलने के लिए भी कई सारे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। उस वजह से जो पॉलिसीज़ होती हैं ना वो सही तरीके से अप्लाई होती नहीं है। पहला साल वजारतों की बंदरबांट में लग जाता है, दूसरा साल जिनको वजारतें नहीं मिली होती उनको मनाने में लग जाता है, बीच में 2 साल आते हैं वर्किंग के, आगे चौथा साल आए तो वो अगले साल अगले इलेक्शन की तरफ कैंपेन शुरू हो जाती है। ये इसके ऊपर ना ये सारे सियासतदानों को सोचना है। टेन्योर बड़ा कर दें 5 साल से नहीं, टेन्योर बड़ा करने के बजाय ना, मेरा इसमें मैंने एक पहले वीडियो में बताया हुआ है कि नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज जो ना हमारी ये कम होनी चाहिए। देखिए दुनिया में जहाँ भी जमहूरियत मजबूती से मौजूद है ना, वहाँ अगर देखेंगे वहाँ इतनी 12-12, 20-20 पार्टियाँ नहीं होती। कैबिनेट की भी तो देखिए 2-2, 3-3 पार्टियाँ होती हैं, एक सीट के फर्क से पूरा टेन्योर हर हुकूमत गुजारती है, हमेशा गुजारती। आप देख रहे हर इलेक्शन के बाद धांधली का ढंढोरा पीटा जाता है। पूरा अगला टेन्योर वो धांधली और उसकी इन्वेस्टिगेशन, उसकी तहकीकात, उसकी रिकाउंटिंग उसी में गुजर जाता है। और इसकी वजह से ये जो चीज़ें ना अब हमें इस गर्दाब से ना निकल आना चाहिए। अब बाकी अब आ जाएँ कि जो है ना पॉलिसी जो है, इसमें मैं अगेन वही कहूँगा जो कंस्ट्रक्शन पैकेज वाला है ना, कहीं से तो हमने आगाज़ करना है ना अपनी तरक्की का। कंस्ट्रक्शन पैकेज से भी कर लिया। अभी रिसेंट मैं आपको बताता हूँ, अब अमेरिका जैसे मुल्क ने दोबारा इधर रुजू कर लिया है कि जो है ना $1 ट्रिलियन का फौरी तौर पे उन्होंने बजट उनके सेनेट में पास होने जा रहा है, मेरे ख्याल विद इन नेक्स्ट वीक जा रहा है। और उसके बाद टोटल जो अमेरिका का टारगेट है ना वो $3 ट्रिलियन का है। वो $3 ट्रिलियन अमेरिका ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क $3 ट्रिलियन डाल रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो अगर वो डाल रहा है तो ज़ाहिर अमेरिका ने ये तो नहीं करना 6 महीने के लिए है, वो
फॉर लॉन्ग टाइम होगा ना, तो ये पाकिस्तान को भी ऐसा करना मतलब वो चाहिए। पॉलिसी अपनानी चाहिए आपको पॉलिसी लगता है? हमारी अपना और अमेरिका की। लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। ये नहीं कि हर 6 महीने बाद। अब इन्वेस्टर जो है, अगर देखें ना, अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में किसी ने आना है तो 6 महीने का टाइम कोई टाइम नहीं है। इसमें एक परमानेंट होना चाहिए, ताकि जो इन्वेस्टर उसमें आएगा वो लॉन्ग टर्म जेन में उसका मुस्तकबिल रख के आएगा, तो ही उस इंडस्ट्री। देखिए, जो कंस्ट्रक्शन, अकेली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कम से कम 40 इंडस्ट्री को चलाती है। अब ये अगर आप इंडस्ट्री लेके आएंगे जी 6 महीने बाद, पता नहीं, मुझे नहीं, मैं अगर इन्वेस्टर हूँ, मुझे नहीं पता 6 महीने बाद ये जो जारी रहना या नहीं रहना, तो ये लॉन्ग टर्म होना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बड़ी मुफीद गुफ्तगू आपने की। आपने डॉक्टर साहब की बड़ी अहम मौज़ूआत पे बहुत अहम गुफ्तगू सुनी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे रुबाब नकवी और डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।